हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे थे, पिछली क्लास के अंदर शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का अपवाह तंत्र शुरू किया था। भाई राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने जो पहला पार्ट आता है राजस्थान के अपवाह तंत्र में अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास नदियों के विषय में बात कर ली थी। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था भाई बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत पहली नदी को हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था, यानी कि चंबल नदी के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। उसके ऊपर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं और जो मुख्य विशेषताएं बनती है वो सभी हमने देख ली थी। भाई आज हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का एक भाग बनास नदी के विषय में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बनास नदी, देखिए भाई बनास नदी के बारे में शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपकी राजस्थान में होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब के लिए महत्वपूर्ण है। भाई देखिए, बनास नदी के उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, संगम इसका रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी के साथ संगम हो जाता है। भाई वहाँ पर मैंने बताया भी था, एक तो चंबल होती है, एक आपकी होती है बनास और एक होती है सीप नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, और वहीं पे चंबल नदी में मिलती है बनास नदी। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद से निकलती है, फिर चित्तौड़गढ़ से होते हुए भीलवाड़ा से शाहपुरा से केकड़ी, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर में ये चंबल में विलय हो जाती है। ये कुछ ज़िले जो आपको ध्यान में रखने हैं जहाँ पर ये बनास नदी प्रवाहित होती है। इनके जो उपनाम है ये भी याद रख लेना भाई, जैसे चंबल के चर्मनवती है, ये सभी उपनाम थे, उसी प्रकार से बनास नदी के उपनामों में वर्णासा यानी कि वन की आशा भी इसे कहा जाता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भाई, यानी कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही चंबल नदी में विलय हो जाती है। तो राजस्थान की दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? बनास नदी है, राजस्थान के लिए हम बात करें तो। आगे देखिए, इसके साथ ही सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर जैसे खमनोर की पहाड़ियाँ, एक मिनट भाई, हाँ ये यहाँ से निकलती है भाई, ये रही खमनोर की पहाड़ी। ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में जाती है, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा से ऐसे होती हुई ये आपके जाकर के कहाँ पे मिल जाती है भाई? चंबल नदी में यहाँ पे मिल जाती है, सवाई माधोपुर रामेश्वरम में। ठीक है, तो इनके सहायक नदियों की बात करें तो पहली नदी जो सहायक नदी है वो आपकी कोठारी नदी हो जाएगी। ये आपकी कोठारी नदी हो जाएगी भी पहली सहायक नदी। कोठारी नदी दाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ है, बाईं साइड से मिलने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। बाईं साइड से मिलने वाली नदियाँ, कोठारी नदी जो कि आपके यहाँ पर हम बात करें चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा में जाके मिलती है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से खारी नदी, ये रही खारी 2 नंबर पे खारी नदी, और ये 3 नंबर पर आपकी आती है डाई नदी। खारी, डाई और जो आपकी बनास नदी, ये तीनों यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है भाई। ओके, फिर डाई के बाद में आती है आपकी नदी, चौथे नंबर पर आती है सहोदरा नदी, ये रही सहोदरा नदी, और 5वें नंबर पर आती है आपकी बांडी, ये 5वीं बांडी है। इनके बारे में डिटेल से देखेंगे भाई आगे डायग्राम के माध्यम से। ये जो आपकी बांडी नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है मानसी, ये भी याद रख लेना भाई। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पर आपकी है बांडी नदी, ये सहोदरा नदी, ये भी आपकी किस में मिल जाती है? बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में देखिए बांडी के बाद में मोरेल, बेड़च और आपकी मेनाल हो जाएगी। ये ढूंढ नदी है जो इसकी सहायक नदी है भाई। 6 नंबर पे जो मोरेल नदी आती है ना, ये वाली, ये मोरेल नदी है, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ विलय हो जाती है, तो इसकी सहायक नदी है ढूंढ नदी। ठीक है, और इधर से आपकी 2 नदियाँ मिलती है भाई। दाईं साइड से हम बात करें तो दाईं साइड से 2 नदियाँ कौन सी? एक तो बेड़च और एक मेनाल है। ये तो आपकी बेड़च नदी है,
और ये आपकी मेनाल नदी, ये दोनों नदियाँ बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। भाई थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको याद रह जाए। भाई सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायग्राम बना लेना इस प्रकार का, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर कोठारी नदी आकर के मिलती है भाई, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर, बनास नदी के अंदर। फिर 2 नंबर पे खारी नदी और इधर से आपकी डाई नदी, ये दोनों आकर के बनास नदी में मिलती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर इधर सोहदरा नदी आती है और इधर आपकी आती है बांडी नदी। ये सोहदरा है 4 नंबर पर और ये बांडी है। बांडी की सहायक नदी है मानसी, ये इस बांडी में मिल जाती है और इधर से आपकी ये मिलती है भाई सोहदरा, और फिर बांडी भी इसमें विलय हो जाती है बनास नदी में। इधर हम 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे हम बात करें तो ये आपकी मोरेल नदी है भाई, मोरेल नदी। और मोरेल नदी की एक सहायक नदी और है ढूंढ नदी, ये इसमें विलय हो जाती है। ये फिर आकर के यहाँ पर सवाई माधोपुर में किस में विलय हो जाती है, बनास नदी में विलय हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये सहायक नदियाँ हैं भाई, कोठारी, खारी, डाई, सोहदरा, बांडी, मोरेल, बेड़च, मेनाल, ठीक है। ये गंभीरी नदी यहाँ पर दे रखी है, एक बार इसको भी देख लीजिए भाई, आगे हम बात करेंगे इसकी। यहाँ से निकलती है, सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है गंभीरी नदी, और ये आपके प्रवाहित होती हुई बाद में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है सीधी की सीधी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी यहाँ पर नदियों की बात करिए। अभी हमने देख रहे था वो कि वो नदियाँ यहाँ पर बनाई है। ये डायग्राम अच्छा भाई याद रख लेना इस डायग्राम को भाई। खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से ये नदी निकलती है। फिर यहाँ से फिर जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा, फिर केकड़ी, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर, और फिर सवाई माधोपुर से आगे चंबल में विलय हो जाती है, सवाई माधोपुर में ही। तो ये तो इसके प्रवाह होने वाले जिलों की हमने बात कर ली। अब देखिए इनके सहायक नदियों की हम बात करें ना, तो सहायक नदियों में इधर से देखिए भाई, ये दाईं साइड से देख लेते हैं एक बार। दाईं साइड से एक तो बेड़च नदी आती है और एक मेनाल नदी आती है। ये दोनों भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर दोनों मिलती है भाई, बनास नदी के अंतर। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद में, बिगोद में एक त्रिवेणी संगम बनता है। ओके, ये 2 ही नदियाँ आपको कहाँ मिलेगी भाई, दाईं साइड में मिलेंगी। बाईं साइड में आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी है भाई, देखिए दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियों से नदी निकलती है कोठारी नदी, ठीक है ना। कोठारी नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जिसे हम मेजा बांध कहते हैं। कोठारी नदी पर मेजा बांध भी उपस्थित है। और ये नदी शाहपुरा के जस्ट आगे की ओर आकर के आपकी किस में मिल जाती है, बनास नदी में। यहाँ पर आगे देखिए केकड़ी, केकड़ी के बाद में टोंक आता है। फिर एक खारी नदी, ये खारी नदी टोंक में जाकर के बनास नदी में मिलती है। डाई नदी है, ये भी टोंक में जाकर के किस में मिलती है, बनास नदी में। इधर से सोहदरा नदी आती है, ये मानसी बांडी की सहायक नदी है और बांडी आकर के आपकी बनास नदी में मिल जाती है। इधर मोरेल नदी आती है और मोरेल की सहायक नदी होती है ढूंढ, तो ये मोरेल नदी भी आपके सवाई माधोपुर में किस में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। तो ये इनकी सहायक नदियाँ भाई, आप याद रख लेना। इस डायग्राम को आप बना लेना भाई, बहुत ही अच्छा है, शानदार है, और अच्छे से इसको क्लियर कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर पड़ेगा इन सहायक नदियों से। ये बाईं साइड से और ये दाईं साइड से। दाईं साइड से 2 ही नदियाँ हैं, एक त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, और फिर ये चंबल में जाकर के क्या करती है भाई, विलय हो जाती है। चंबल में एक सीप नदी और आती है नीचे से, तो यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल, बनास, बेसिन, चंबल, बनास, सीप, ये तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर में, रामेश्वर नामक स्थान पर। ओके, आगे चलते हैं भाई। बनास नदी निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है। इसमें देखिए कई त्रिवेणी संगम बनते हैं, इन तीनों की बात कर ले। 3 बनते हैं देखिए सामान्यतः, एक ही है यहाँ पर भी बनता है टोंक, देवली, राजमहल जो है, यहाँ पर भी एक बनता है खारी, डाई और बनास नदी का, राजमहल, टोंक, देवली। देखिए पहला जो त्रिवेणी संगम बनता है ये बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनता है, और इसमें एक तो बनास नदी आती है, एक बेड़च नदी और एक मेनाल नदी। इन तीनों नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। फिर हम बात करें टोंक के अंदर राजमहल, देवली नामक स्थान है, वहाँ पर क्या होता है, बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदियाँ मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती है। एक रामेश्वरम में बनता है जो सवाई माधोपुर में है, वहाँ पर बनास नदी और सीप नदी ये चंबल में मिलती है भाई, और ये तीनों नदियाँ मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम स्थित है, तीनों को आपको याद रखना है। चंबल पे 1 है जबकि बनास पे 3 है। ओके, याद रह जाएगा। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर लेना भाई। आगे देखिए भाई,
बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलूंड सभ्यता का विकास हुआ था। भाई ये भी पूछा जा सकता है, भाई गिलूंड सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बनास नदी के किनारे। बांध परियोजनाओं की बात करें, देखिए एक तो नंदसम परियोजना है, नंद संबंध परियोजना राजसमंद में, एक है बिसलपुर परियोजना जो टोंक में बनी हुई है, और एक इसरदा बांध परियोजना ये सवाई माधोपुर में है। तो ये 3 परियोजना चल रही है आपके बनास नदी के ऊपर, तीनों को आपको याद रखना भाई। अब बनास नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत हम बात करते हैं बाईं साइड से सहायक नदियाँ। देखिए यहाँ पर तो मैंने सभी की बात कर ली, बाईं साइड से भी और दाईं साइड से भी बात कर ली। अब दाईं और बाईं दोनों तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है उनकी एक अलग डायग्राम के द्वारा बात कर लेते हैं भाई। यह है कोठारी नदी। सबसे पहले कोठारी नदी की बात करते हैं बाईं साइड से मिलने वाली नदियों में। तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। फिर ये भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है राजसमंद से, फिर ये भीलवाड़ा में प्रवेश करती है भाई, और भीलवाड़ा में इसी के किनारे बागोर सभ्यता का विकास हुआ भाई। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का विकास हुआ भीलवाड़ा के अंदर, और भीलवाड़ा में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा में है मेजा बांध। फिर भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा आ जाता है, और शाहपुरा के बाद में ये आगे जाकर के नंदराय शाहपुरा से बनास नदी में विलय हो जाती है। नंदराय शाहपुरा है, वहाँ पर बनास नदी में विलय हो जाती है। तो कोठारी नदी से क्या इंपॉर्टेंट बनता है भाई, याद रख लेना। सबसे महत्वपूर्ण कि ये कहाँ से निकलती है भाई, दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से निकलती है राजसमंद। राजसमंद में प्रवाहित होकर के भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर बागोर सभ्यता विकसित हुई, एक मेजा बांध बना हुआ जो भीलवाड़ा में है, और शाहपुरा, और फिर जाकर के शाहपुरा के अंदर ही नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में विलय हो जाती है। फिर आती है खारी नदी। खारी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है ये बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद से प्रवाहित होकर के ये भीलवाड़ा में प्रवेश करती है भाई, और भीलवाड़ा में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ देवनारायण जी का मंदिर है जो आसिंद भीलवाड़ा में है भाई। देवनारायण जी जो कि एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं, और इनका मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे ब्यावर शुरू हो जाता है, और ब्यावर में एक परियोजना चल रही है ये देखिए, और इस परियोजना का नाम है नारायण सागर परियोजना, जो कि ब्यावर में है नारायण सागर परियोजना। फिर शाहपुरा जला, शाहपुरा के बाद में ये केकड़ी में प्रवेश करती है, केकड़ी के बाद में ये टोंक में आ जाती है, और टोंक में आने के बाद ये बनास नदी में विलय हो जाती है खारी नदी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं डाई नदी की। डाई नदी की बात करते हैं। डाई नदी का जो उद्गम होता है ये नशीराबाद की पहाड़ी अजमेर से होता है भाई। डाई नदी का उद्गम नशीराबाद की पहाड़ी अजमेर से होता है, और केकड़ी अजमेर में प्रवाहित होकर के केकड़ी में प्रवेश करती है, और केकड़ी में लसाड़िया बांध स्थित है भाई, जो केकड़ी में है लसाड़िया बांध। फिर ये टोंक जिले में प्रवेश करती है, और टोंक में जो राजमहल देवली नामक स्थान है वहाँ पर बनास में मिल जाती है भाई। तो ये देखिए एक तो खारी नदी और एक ये डाई नदी, ये दोनों, और साथ में बनास से त्रिवेणी संगम बनाती है भाई, थोड़ा सा याद रख लेना। सहोदरा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम अर्राई की पहाड़ी अजमेर से होता है। अजमेर में प्रवाहित होकर टोंक में प्रवेश करती है। टोंक पर यहाँ पर एक परियोजना चल रही है टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध स्थित है सहोदरा नदी के ऊपर, जो कि टोंक में स्थित है, और टोंक में ये बनास नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, आगे बांडी नदी की हम बात करते हैं। देखिए बांडी नदी, बांडी नदी कहाँ से निकलती है, सामोद जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी निकलती है। सामोद पहाड़ियों पर जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी निकलती है, और बांडी की एक सहायक नदी है भाई मानसी, जो कि शिलोरा पहाड़ी अजमेर से निकलती है, और ये मासी नदी है, ये आकर के आपके बांडी में विलय हो जाती है। फिर ये आगे जाकर के आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पर टोंक में एक देवनारायण जी का मंदिर स्थित है भाई। इसके ऊपर जोधपुरिया टोंक नामक स्थान पर देवनारायण जी का मंदिर स्थित है, इसके किनारे है ना, देवनारायण जी का मंदिर है टोंक में जोधपुरिया नामक स्थान पर, और टोंक में ये बनास नदी में जाके विलय हो जाती है बांडी नदी। देखिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम स्थित है, कहाँ पर, जोधपुरिया टोंक के अंदर, जहाँ पर बनास, मासी और बांडी ये तीनों नदियाँ विलय होती है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जोधपुरिया टोंक देवनारायण जी, सहायक नदी मासी या बांडी दोनों ही हो जाएंगी। मोरेल नदी की बात करते हैं। मोरेल नदी, मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है भाई ढूंढ नदी, और ये ढूंढ नदी इसी में आके विलय हो जाती है मोरेल में।
और मोरेल नदी पर एक परियोजना चल रही है, मोरेल सागर बांध बना हुआ है इसके ऊपर सवाई माधोपुर में, मोरेल सागर बांध, और ये जाकर के फिर सवाई माधोपुर में ही बनास नदी में विलय हो जाती है मोरेल नदी। तो ये भाई बाईं साइड से मिलने वाली सभी नदियों की हमने यहाँ पर डिटेल से बात कर ली है। एक बार आप अच्छे से इनको समझ लेना भाई, और किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, दाईं ओर से दो ही नदियाँ मिलती है भाई जो त्रिवेणी संगम बनाते, एक तो बेड़च नदी और एक होती है आपकी, दूसरी कहाँ यहाँ पे दे नहीं रखी है, मेनाल नदी है, दूसरी है मेनाल नदी। ओके, तो बेड़च नदी की बात करते हैं यहाँ पर। बेड़च नदी का जो उद्गम होता है ये गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर देखिए कितने सारी झीलें उपस्थित, देखिए पिछोला झील इसके ऊपर स्थित है, बेड़च नदी के ऊपर पिछोला झील स्थित है। स्वरूप सागर है वो इसी झील के ऊपर बना हुआ है। फतेह सागर झील भी इसी नदी के ऊपर है, और उदय सागर झील भी इसी नदी के ऊपर है भाई। और उदय सागर झील से प्रवाहित निकलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम आयड नदी कहते हैं। जब उद्गम होता है उस समय इसको बेड़च नदी कहा जाता है, लेकिन जब ये उदय सागर से निकलती है ना उसके बाद में इसको आयड नदी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये भी आपके इसी नदी के किनारे है भाई। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती तो प्रवेश करते यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इसी नदी के किनारे है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहाँ पर स्थित है ना वहाँ पर एक गंभीरी नदी इसमें आके मिलती है भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक तो इधर से आपकी आयड नदी और एक गंभीरी नदी जहाँ पर मिलती है ना उस किनारे पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और ये गंभीरी नदी जावरा की पहाड़ी एमपी से निकलती है और फिर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, और भीलवाड़ा में प्रवेश करने के बाद भीलवाड़ा में ही बनास नदी में विलय हो जाती है बेड़च नदी। ठीक है, तो याद रख लेना भाई, पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर ये झील इसी पे स्थित है, और उदय सागर के बाद में इसको हम आयड कह देते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी नदी के किनारे पर स्थित है भाई। गंभीर नदी ये दोनों मिलती है वहाँ पर। आगे देखिए भाई, इस नदी को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयड नदी कहा जाता है। अच्छा, उदय सागर झील तक, यहाँ तक आयड नदी कहते हैं भाई। इसके बाद में इसका बेड़च नदी हो जाता नाम, ये आयड नदी के रूप में जाने जाती है। इस नदी को उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक इसे आयड नदी कहा जाता है, और इसके बाद इसे बेड़च नदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना किस स्थान के बाद इस नदी को बेड़च नदी कहा जाता है, तो उदय सागर झील के बाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। इस नदी के किनारे आहड़ उदयपुर में तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आहड़ सभ्यता वो आयड नदी के किनारे पर ही हुई थी उदयपुर में, और नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी इसी नदी के किनारे। अब गंभीरी नदी के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं भाई। इनका जो उद्गम होता है ये जावरा पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। संगम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी, जावरा पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में इसका विलय हो जाता है। गंभीर की जो सहायक नदियाँ उसमें वागन, गुजरी, ये जो दो नदियाँ यहाँ पे दे रखी ये गंभीरी की सहायक नदी है भाई। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको दिमाग में बिठा लीजिए, नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। बनास नदी की कुल लंबाई पूछी तो आप याद रख लेना 480 किलोमीटर है। ये केवल राजस्थान में ही प्रवाहित होती है भाई, ठीक है ना, 480 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ये। आगे हम मेनाल नदी की बात करते हैं। देखिए मेनाल नदी जो होती है ये इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। मेनाल नदी का उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से, संगम बिगोद के निकट बनास नदी में विलय हो जाती है। ये त्रिवेणी संगम बनाती है वही बिगोद में। प्रवाह क्षेत्र देखिए भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है, ये भीलवाड़ा में विलय हो जाती है। ये गंभीरी नदी, ये तो गंभीरी है और ये आपकी गंभीर नदी है भाई। दो नदियाँ हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। एक तो गंभीरी नदी जिसकी हमने बात कर ली, जावरा की पहाड़ी से निकलती है। एक गंभीर नदी है, इसका उद्गम सपोटरा की पहाड़ी करौली से होता है। यमुना नदी में विलय होती है भाई, ये सीधी की सीधी जाके यमुना नदी में गिर जाती है। ये करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, यूपी, धौलपुर और यूपी में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से भी बताया था भाई। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं इसको। ये रही भाई, ये रही गंभीरी नदी। ये सपोटरा की पहाड़ियाँ करौली से निकलती है और फिर ये आपके जा कर के
यूपी में यमुना में मिल जाती है गंभीर नदी, और यहाँ पर इसकी सहायक नदी होती है गंभीरी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। सहायक नदियों की बात कर ली हमने, बनास नदी की। अब गंगा बेसिन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं भाई। इसमें गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ हैं, ये सभी मिलकर के जो बेसिन का निर्माण करती है या प्रवाहित होती है उसको गंगा बेसिन कहते हैं। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र वो गंगा बेसिन से आता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी नदियाँ ये यमुना नदी में जाके मिलती है, और यमुना नदी जो होती है ये गंगा नदी की सहायक नदी होती है, इसी कारण इसको गंगा बेसिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बेड़च नदी, गंभीर नदी, ये जाके बनास में मिलती है, बनास नदी जाकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में मिल जाती है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो ये गंगा बेसिन के अंतर्गत ही आता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बंगाल अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र पूरा का पूरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का भाग नहीं? इनमें से कौन सी नदी जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है? देखिए, वाक्कल नदी, मासी, वागन, याजम और खारी, इनमें बताइए कौन सी नदी जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है भाई। एक तो वाक्कल नदी नहीं है, और एक आपकी हो जाएगी भाई याजम नदी। ये याजम नदी जो है ना, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है क्या? बताइए। देखिए, वाक्कल नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट करके बताना भाई। ये दोनों नदियां हैं जो बंगाल की या गंगा बेसिन का भाग नहीं है, क्योंकि ये अरब सागरीय तंत्र के अंतर्गत आती है, अरब सागरीय तंत्र के अंतर्गत आती है ये भाई आपकी बनास नदी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक आपकी जो बाणगंगा नदी है ना, वो उसकी बात करें तो वो कई बार तो उसको हम आंतरिक प्रवाह तंत्र में शामिल कर लेते हैं, कई बार हम उसको बंगाल खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल कर लेते हैं, तो वो हम आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही भाई। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना भाई। अब मैंने कोशिश की है आपको फटाफट से इस पूरे चैप्टर को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू।